हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे बी ई एच वी ई ए भी ई 818। चलिए देखते हैं। हम कोड लिख देते हैं बी ई भी ए ई का 181 पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक सामाजिक समाजों में पहचान के व्यापक एवं उपयोग से होती है। क्या जीवन बिजली अथवा ऊर्जा के अन्य स्रोत एवं जैसे अन्य स्रोत ईंधन बगैर जीडीपी के कार्य के बगैर क्या कार्य चल सकती है? कल्पना कर सकते हैं। सोचिए, आप जितनी चीज़ें का उपयोग करते हैं सब ऊर्जा से चलती है और ऊर्जा की आवश्यकता उत्पादन से हमें उन्हें आप पहुंचाने के लिए होती है। इस बात की सहमति होंगे कि ऊर्जा का विकास वर्तमान मॉडल में एक महत्वपूर्ण कारक है। यस, आपकी ऊर्जा के उपयोग आर्थिक वृद्धि के बीच में नज़दीकी एवं संबंधों को मापन किसी भी देश में जीडीपी संकलन घरेलू उत्पादन एवं वृद्धि के संदर्भ में क्या जाता है। ये तर्क दिया जाता है कि ऊर्जा की लगातार लागत और उपलब्धता किसी समाज अथवा देश की आर्थिक वृद्धि बढ़ावा देने या दो प्रमुख कारक होते हैं। यद्यपि जैसे जैसे ऊर्जा जो है औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, पर्यावरण पर प्रति अनुकूल जो है प्रभाव बढ़ा और इस आयाम पर पिछले कुछ दशकों में अधिक पैनी निगाहें रखी जा रही है। आर्थिक विकास ऊर्जा की भूमि एवं पर्यावरण हितैषी ऊर्जा उपयोग मॉडल विकसित करना सहायक होगी। इसलिए हम एक संसाधन के रूप में ऊर्जा अपनी चर्चा के आरंभिक आर्थिक विकास में ऊर्जा का बहुफलीय एवं भूमिका को समझने के साथ करेंगे। हम अपने ऊर्जा संसाधन का आधार हम हमारे लिए विभिन्न ऊर्जा का विकल्पता पड़ताल करेंगे। अतः हम ऊर्जा की मांग, संदर्भ और पृथ्वी की धारण क्षमता को विशेष रीन्यूएबल ऊर्जा स्रोत के अपनाने की दृष्टि से करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं संसाधन में ऊर्जा का क्या महत्व है। संसाधन के ऊर्जा के रूप में चलिए देखते हैं दोस्तों। कहता है ऊर्जा की मांग प्रति 14 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। यानी कि ऊर्जा अगर अभी 1 वाट चाहिए तो 14 वर्ष में 2 वाट हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से क्यों ऐसा होता है, चलिए देखते हैं दोस्तों। कहता है कि किसी देश की विकास के एक सूचक के रूप में लिया जाता है कि भारत विश्व के 16% जनसंख्या के साथ विश्व की ऊर्जा का उत्पादन में 3% के उपभोग करता है, जबकि इसकी तुलना में अमेरिका विश्व में 6.625% भाग जो है कुल ऊर्जा का उत्पादन 30% का उपयोग करता है। और कहता है ऊर्जा उपयोग में निरंतर वृद्धि के बाद भी भारत की प्रति व्यक्ति आय उपभोक्ता अब भी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। आज भी हमारी लगभग 80% जनसंख्या ईंधन की लकड़ी, गोबर और कृषि अपशिष्ट पर निर्भर करती है। जैसे हम जानते हैं कि ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन और कोयला, पेट्रोलियम लंबे समय तक चलने वाले नहीं हैं और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से ऊर्जा ये संसाधन की जो है प्रवृत्ति में क्या होने वाला है, चेंजेस होने वाला है। तो इसी तरह से हम जानते हैं कि ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, जिसे ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम लंबे समय तक नहीं चल सकते। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण जो है वन की तेज़ी से कम हो रहे हैं। इसीलिए हम आवश्यक हो गया है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक एवं गौर स्रोतों का विषय पर विचार करें। हम इनमें से कुछ ऊर्जा स्रोत के उससे संबंधित पहलुओं को विचार करना चाहिए। भारत में ऊर्जा की आवश्यकता ऊर्जा के स्रोत 2 श्रेणियों में पूर्ण की जाती है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह से दिखाया गया है। जैसे कि ऊर्जा 2 नीतियों के रूप में दिखाया गया। जैसे पहला ऊर्जा जो है आपको गैर पारंपरिक के रूप में दिया गया है।
चलिए देखते हैं इसमें जो है आपका क्या क्या आता है। पहला क्या आता है, जीव मात्र ऊर्जा, सौर मात्र ऊर्जा, फ्यूज। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। देखिए इसमें जो है आपका ऊर्जा को गैर पारंपरिक एवं पारंपरिक यानी जीव मात्र ऊर्जा यानी कि जीव मात्र के रूप में ऊर्जा, सौर मात्र की ऊर्जा जो सूर्य के से, फ्यूल सेल ऊर्जा यानी कि कुछ फ्यूल सेल ऊर्जा के रूप में, भूतलीय ऊर्जा यानी भूतापीय ऊर्जा, और सह उत्पादन ऊर्जा जो अपने से ऊर्जा करते हैं, पवन ऊर्जा। ये क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा, जैसे ये सब आ जाते हैं। और जैसे कि पारंपरिक ऊर्जा जैसे प्राकृतिक तेल, जैसे किरासन तेल होता है, डीजल होता है, इस प्रकार का गैर ऊर्जा यानी कि ये सब पारंपरिक ऊर्जा है जो कि खनन या उत्खनन के द्वारा पाया जाता है। जैसे कि कोयला हो गया, जल विद्युत, हाइड्रो पावर ऊर्जा हो गया, विद्युत या परमाणु ऊर्जा हो गया। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे कैसे होता है। चलिए गैर पारंपरिक ऊर्जा में हम बहुत ध्यान देने वाली बात है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या होता है। विभिन्न प्रकार की गैर पारंपरिक ऊर्जा, उनके विषय में हम यह बताएंगे कि बायोमास जीव मात्र ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि संसाधन, बायोमास जीव मात्र ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है और पादप संसाधन एवं जंतु अपशिष्ट एवं विभिन्न मानव कार्यकलापों से अपशिष्ट उत्पन्न एवं इसमें इमारती लकड़ी एवं सह उत्पादित कृषि फसल एवं वनों से मिलने वाले अपरिकृष्ट एवं सामग्री एवं घरेलू अपशिष्ट को कष्ट से प्राप्त किया जाता है। कहता है बायोमास ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है विश्व भर में कोयला और प्राकृतिक तेल जैसे गैस के बाद महत्वपूर्ण ईंधन आता है। कोयला जो है आपका गैस के बाद महत्वपूर्ण ईंधन आता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बायोमास एक क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। चलिए बायोमास वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित नहीं करता है। बायोमास क्या करता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित नहीं करता है, उत्सर्जित नहीं होता है क्योंकि यह उतनी मात्रा में कार्बन में वृद्धि के काल को अवशोषित कर लेता है। और कहता है ये इसका लाभ है कि इसका उपयोग इन्हें उपकरणों अथवा बिजली संयंत्रों से बिजली उत्पादक के लिए किया जा सकता है। इनमें जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है। इस तरह से हम लोग दोस्तों देख सकते हैं। कहता है भारत देशों में बायोमास ईंधन का उपयोग के लिए जाने वाले ईंधनों का लगभग एक तिहाई भाग होता है। 90% अधिक ग्रामीण परिवार और लगभग 50% शहरी बायोमास ईंधन जैसे गोबर, उपल, फसल आदि का उपयोग करते हैं। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता है अपशिष्ट मुरादे आदि का उपयोग करते हैं। पारंपरिक चूल्हों ऐसे ईंधनों के अपर्याप्त दहन और घरों के अंदर वायु प्रदूषण और उनके होने वाले स्वास्थ्य संकटों का गंभीर समस्या पैदा हो गया है। यही नहीं, जलने की लकड़ी के उपयोग एवं आधारणीय एवं अनस्टेबिलिटी स्तर के कारण वन रोपण एवं डिफोरेस्टेशन कहता है। मरुस्थलीकरण एवं डिफोरेस्टेशन हो रहा है जो पर्यावरण को निम्नीकृत कर रहा है। यह अतः एक संसाधन के रूप में बायोमास का उचित प्रबंधन एवं अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में चलिए दोस्तों देखते हैं, इस संदर्भ में बायोमास का उपयोग पर्याप्त एवं वहन करने की योग्यता एवं स्वच्छ 1 मिनट कहता है संदर्भ में बायोमास का उपयोग एवं पर्याप्त जो है वाहन करने का योग्य, स्वच्छ एवं प्रणालियों की सेवाओं के लिए तकनीक एवं समाधान की संस्थागत व्यवस्थाएं, वित्तीय सहायक के लिए प्रशिक्षण योजना एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दिशा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वर्सेशनल एनर्जी, सौर MNE, देखिए इसका जो आपका फुल फॉर्म पूछ सकता है, यानी क्या होता है, गौर ऊर्जा स्रोत का मंत्रालय जो है मिनिस्टर ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी कि द्वारा क्या गया है MNSE, मिनिस्टर ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के द्वारा शोर के द्वारा पहल की गई। यह अत्यधिक ऊर्जा निष्कर्षण जलाने की लकड़ी एवं घरेलू उपभोग को कम करने, रोजगार का सृजन एवं ग्रामीण जनता
ग्रामीण जनता एवं जीवन स्तर के बेहतर बनाने का उद्देश्य में बायोमास ईंधन का प्रभावी उपयोग के लिए देश रूपी में विकसित की गई यह एक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। कहता है बायोमास यानी गैसोस्फीयर जो ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग की ले जाने वाली एक अन्य प्रौद्योगिकी एवं एक बायोमास गैसोस्फीयर एवं काष्ठीय एवं चूल्ही दोनों प्रकार के हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक प्रकार का ठोस बायोमास जैसे कि लकड़ी हो गया, कृषि हो गया, उद्योग में अपशिष्ट आदि ताप एवं रासायनिक गैसीकरण एवं प्रक्रिया का द्वारा उत्पादित गैसों को परिवर्तन करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, कहता है कर देता है कि जैसे कि गैसो फायर ईंधन का सर्वाधिक तरीके से उपयोग किया जाने वाले गैसीय रूप में परिवर्तन कर देते हैं। इसी तरह से देख सकते हैं इस फिगर में किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है बायोगैसोस्फीयर के रूप में। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। बायोमास ब्रिकेट्स ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एवं कठोर खंड से संपीड़न एवं उसकी उपयोगिता के लिए सुविधा बढ़ाना एवं अधिक व्यवहारी एवं रहना संपीड़ित वैकृत एवं रूप से बायोमास का उपयोग पारंपरिक चूल्हों एवं भट्ठियों के रूप में अथवा गैसो फायर ईंधन कोयला के स्थान पर प्रत्यक्ष रूप में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। यानी कि सौर ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा सबसे आसानी से उपलब्ध ऊर्जा का स्रोत है। ये मुफ्त में मिलती है क्योंकि यह किसी संपत्ति की नहीं है। यह प्रदूषणकारी नहीं होती है। और चित्र जो है इस तरह से देख सकते हैं। कहा था आज हम जो ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर रहे हैं वह वास्तव में सौर ऊर्जा जिसे लाखों वर्षों तक पादपों द्वारा संबोध एवं प्रशिक्षित कर लिया गया था। पादप अपना भोजन वृद्धि के लिए प्रकाश संश्लेषण एवं ऊर्जा का उपयोग द्वारा ही करते हैं। कहता है लाखों वर्ष पूर्व विशाल वन क्षेत्र एवं भूतल एवं भीतर भाग दाबे गए थे। कहता है और वे सभी अत्यधिक दाब एवं तापमान के तहत कोयला एवं तेल को रूपांतरित हो गया। इसलिए कोयला एवं तेल के जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला एवं तेल को क्या कहते हैं दोस्तों? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। कहता है यहाँ पे जिस तरह से बनाया गया है जैसे कि नियंत्रक भट्टी की बनाया गया, पानी से बाहर निकाला गया है और ये ठंडा पानी दिया गया है। इस तरह से भट्टी तो गौर सहारिक गर्म पानी करने के लिए सौर उपयोग कहता है। इस तरह से ऊर्जा का संचालित फ्रिज यानी कि ऊर्जा से संचालित फ्रिज भी हो सकता है। आजकल हमने विभिन्न प्रकार के कार्यों में सौर ऊर्जा का उपयोग करना सीख लिया है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा का उपयोग सर्दियों गर्मियों दोनों में अथवा फ्रिज चलाने अथवा प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। इसका उपयोग ठंडे क्षेत्रों में कमरे के तापमान के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि कुकर उपयोग में घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है और ऊर्जा का उपयोग फोटोवोल्टाइक सेल में सहायता वाहन चलाने एवं प्रकाश की लिए ऊर्जा में किया जाता है। चूँकि ऊर्जा का अच्छे स्रोत है कि ऊर्जा से प्राप्ति सस्ती एवं प्रभावी फोटो सेल या फोटोवोल्ट युक्ति में विकास की काफ़ी लाभकारी होगी। इस तरह से हम लोग दोस्तों देख सकते हैं इन सौर ऊर्जा का किस तरह से हम लोग परिसंचरण कर रहे हैं, इसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग जो है सोलर कुकिंग भी करते हैं। इस तरह से बॉक्स में रख देते हैं और खाना बन के तैयार हो जाता है सोलर कुकिंग। उसके बाद सोलर एसवीसी पैनल के द्वारा भी सीधे बिजली को आपूर्तित किया जाता है। इन्हीं इमारतों अथवा खुले स्थानों पर बिजली का उपयोग इसी रूप में अथवा बैटरी भंडारित कर घरों में प्रकाश व्यवस्था में सड़कों के प्रकाश एवं दूर संचार विद्युत पानी पंप एवं लवणता जलों की लवणता सुदूर दूर संचार एवं रिपीटी स्टेशन के रेलवे सिग्नल एवं विद्युत आपूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। गौड़ निष्कर्षण इमारतें एवं गौड़ ऊर्जा का उपयोग इमारतों डिजाइनिंग में किया जा सकता है जिसमें तापन एवं शीतन एवं ऊर्जा का उपभोग कम किया जा सकता है। सके औद्योगिक शहरी एवं वास्तुकला में तेजी स्वीकृत हो रही है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं
ईंधन सेल फ्यूल क्या होता है दोस्तों? ईंधन सेल फ्यूल होता है ईंधन की रासायनिक युक्ति एवं ईंधन की रासायनिक ऊर्जा से बहुत प्रभावी रूप से बिजली के ताप में परिवर्तन कर देता है, जिससे ईंधन के दहन एवं बचाव हो जाता है। ईंधन सेल एवं इलेक्ट्रॉनिक के बीच एक इलेक्ट्रोलाइट विद्युत जो है आपका तरंग के रूप में छोड़ता है। ऐसी सेल जो कि सबसे उपयुक्त ईंधन जो हाइड्रोजन एवं युक्त यौगिक मिश्रण होता है। एक इलेक्ट्रोड की से हाइड्रोजन एवं दूसरे ऑक्सीजन में प्रभावित की जाती है। ये विद्युत रासायनिक की अभिक्रिया कर विद्युत जल एवं ताप को उत्पादित करती है। ईंधन सेल का उपयोग अंतरिक्ष यान एवं में किया जाता है। इनका उपयोग शहरी वायु प्रदूषण एवं अत्यधिक कम करने के लिए विद्युत चालित वाहन का भी प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से हमारे शहरों में भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका उपयोग हो रहा है। कहता है वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले ईंधन की लगभग दोगुनी हो गई। उत्सर्जन काफ़ी कम होते हैं और CO2 जलवाष्प के उत्सर्जन में ईंधन सेल स्वचालित एवं विद्युत वाहन होता है। इस तरह से हम लोग दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए कहता है बैटरी संचालित वाहनों में अधिक क्षमता वाले समान एवं त्वरित ईंधन के जो है भरण कर सकता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं संदर्भ में जो है ईंधन की प्रणाली एवं लघु विकेंद्रीय बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। चलिए इस प्रकार से ईंधन सेल हो गया, उसके बाद विद्युत उपकरण हो गया, विद्युत परिपथ हो गया, ऊर्जा का जो परिणाम हो गया। इस प्रकार से इस फिगर में अच्छी तरह से देख सकते हैं। हाइड्रोजन सेल यहाँ पे है लगा हुआ है, हाइड्रोजन सेल ये है। इसके बाद यह ऊर्जा का परिमाण का स्रोत है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और विद्युत जो है यहाँ पे बल्ब बढ़ रहा है, यहाँ पे जैसे प्रकाश भी निकल रहा है। इस तरह से H2O+ O दोनों कैथोड प्रोपेट उत्प्रेरक एनोड ये दोनों का कार्य करता है। धीरे धीरे आप अपने आप धीरे धीरे क्या होता है कि इस पे ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए ईंधन सेल जो है 1 मिनट दोस्तों। कहता है ईंधन सेल सुदूर क्षेत्रों में व्यावसायिक इमारतों एवं अस्पतालों एवं हवाई अड्डों के ताप और बिजली दोनों को आपूर्तित कर सकता है। तरंग एवं जारीय ऊर्जा यानी तरंग वेव यानी कि ज्वार एवं टेड कहता है से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ये तरंगे और ज्वार ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं, जैसे कि ये सतत एवं जिनकी बिजली उत्पादन के लिए दोहन किया जा सकता है। और चित्र विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सागर के जल संकरण पथ गुजरात हो या प्राकृतिक रूप से नदी के सागर में मिलने वाले स्थानों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों दोलन एवं जल का संभव इस तरह से किया जा सकता है। खड़ी चट्टान हो गया, जल इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। कहता है अंदर आने वाले बाहर और जाने वाले ज्वार दोनों ही बांध द्वारा बंद रखा जाता है। कहता है जल स्तरों में अंतर दोनों की दिशाओं और बिजली को उत्पादन करता है, क्योंकि जल उत्क्रमणीय एवं टर्बाइनेटर से बहता है। जल द्वारा लाई गई ऊर्जा व्यापक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। यहाँ पैडल वाला चक्का तेज प्रभाव धारा में रखे जाते हैं घूमता है। इस सिद्धांत पर बनी छोटी साइज का आटा चक्कियों कश्मीर में लंबे समय तक प्रयोग में लाई जाती है। वास्तव में बड़ी जल विद्युत जो है बिजली घर एवं इसी सिद्धांत पर काम करता है। आधुनिक प्रकार के पैडल एवं पहिए को घुमाने के लिए जिस टरबाइन को कहते हैं प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जल प्राप्त का उपयोग किया जाता है, यह घूमने के लिए ऊर्जा का उत्पादन है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो है भारत में लगभग 150 WM क्षमता वाली पहली तरंगीय परियोजना विकेंद्रीय एवं निकट विजन से स्थापित की गई, जो कि 5,000 करोड़ रुपया की लागत से जो बना लगती से बड़ी ज्वार तंत्र बिजली जो है परियोजना गुजरात में कच्ची खाड़ी में हरनद की खाड़ी में प्रस्तावित किया गया है। इस तरह से भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? देखिए ज्वालामुखी तत्वों को गर्म पानी के स्रोतों में गीजर एवं महासागरों के जल के अंदर पाए जाने वाले मीथेन एवं भूतापीय ऊर्जा का स्रोत। भूतापीय का अर्थ होता है पृथ्वी का ताप, यानी कि कुछ देशों में जैसे अमेरिका हो गया भूमिगत तल एवं जल के भंडारों से पंप किया जाता है और घरों में गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस तरह से तापीय स्रोत में गर्म
जल की अतितृप्त वाष्प के उपयोग से बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। जैसे कि अपने देश में 46 जल तापीय एवं क्षेत्र हैं जहाँ की स्रोत का जल जो है लगभग 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। स्रोत ताप का ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन, इमारती एवं घरों को तापन, ठंडे क्षेत्र एवं सब्जी उगाने के लिए, ग्रीन हाउस तापन के लिए किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता है इस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं देखिए किस तरह से यहाँ भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये क्या है, एक विद्युत संयंत्र मोटर है, टरबाइन है। जैसे कि यहाँ पे कुछ हीटेस वाष्प के रूप में आया और इस टरबाइन को क्या करने लगा, घुमाने लगा और ये क्या लगता है, इस टरबाइन घूमता है तो इधर उधर मोटर भी घूमता है, जिस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाता है। जैसे अंत ये क्या है, उत्पन्न कुआं है, ये अंत छोपन कुआं है, ये शैल कुआं है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से वाष्पित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं भारत की। देखिए भारत में जो है उत्तर पश्चिमी हिमालय में दोस्तों देखिए भारत में जो है पश्चिमी उत्तर हिमालय में पश्चिमी हिमालय तट पे जो है क्षेत्रीय माना जाता है कि जैसे IRS-1 जो है भूतापीय एवं क्षेत्रों में पता लगाने के लिए भूमि को इन्फ्रारेड एवं फोटोग्राफ एवं लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय वैज्ञानिक एवं सर्वेक्षण पहले ही 350 से अधिक ऐसे तत्वों को, स्रोतों को, स्थलों को पहचान कर चुके थे जिनकी भूतापीय ऊर्जा का दोहन क्षेत्रों में रूप में पता लगाया जा सकता है। लद्दाख क्षेत्र को पुंगी घाटी में एक परीक्षात्मक 1 किलोवाट से उत्पादन का क्षमता एवं परियोजना के उपयोग में कुक्कुट पालन, मशरूम की खेती एवं कमीशन के प्रारंभ परस्पर क्रिया की जा सकती है। इन सभी उच्चतर तापमान की आवश्यकता होती है। स उत्पादन यानी को जनरेशन ईंधन के 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि ऊर्जा उत्पादित करने के लिए यानी कि 2 प्रकार के हो जाते हैं। स उत्पादन को जनरेशन यानी कि 2 प्रकार के होता है। उत्पादन करता है संकलन के ताप पे एक दूसरी विद्युत ताप और दूसरी विद्युत अथवा आंतरिक ऊर्जा से पारंपरिक ताप को बिजली संयंत्र में ईंधन के जलने एवं उच्च दाब पावक उत्पादन इसका उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जा सकता है। जो भी अल्टरनेट को चलाकर बिजली की उत्पादन करता है और एडजस्टम निर्माण वो सामान्यतः जल की संग्रहित लिया जाता है जो कि बायो लेयर को वापस चला जाता है। जैसे कि पारंपरिक बिजली संयंत्रों में लगभग 35% जो है क्योंकि बड़ी मात्रा में होता है और ताप संग्रहण प्रक्रिया पे लुप्त हो जाती है। यह सतत एवं यह एक साथ उत्पादन संयंत्र का कम दाब की एग्जॉस्ट वाष्प का टरबाइन से बाहर निकलती है। वह संघनित नहीं होता है क्योंकि बल्कि इसका उपयोग जो है कारखाना, घरों और तापमान के लिए किया जाता है। अतः जो है 75 से 90% तक जो है इसका उत्पादन किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता है 75 से 90% तक क्या कहा जा सकता है, भारत के उच्च क्षमता के स्तर पर प्रयोग किया जाता है। भारत में उत्पादक बिजली एवं उत्पादन की क्षमता संरक्षण एवं आकलन के अनुसार 2000 मेगावाट जो है से अधिक देखिए भारत में उत्पादक बिजली की उत्पादन क्षमता संरक्षण आकलन अनुसार लगभग 2000 मेगावाट उत्पन्न होता है। ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है 2000 मेगावाट। चलिए देखते हैं दोस्तों पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, यानी कि इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी का उपयोग जो है सैकड़ों वर्षों एवं नौनायक अनाजों में पीआईसी और सिंचाई के लिए किया जा रहा है। पवन ऊर्जा तंत्र वायु की गति एवं संबंध की गति एवं ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी की अधिक उपयोगी है। बिजली रूप में परिवर्तन कर देता है। वायु टरबाइन पवन ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा का रूपांतरित कर देती है जिसे फिर सीधे पिसाई आदि के अथवा बिजली के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। पवन चक्कियों का एकलन एवं रूप में अथवा सामूहिक प्रयोग की जाती है जिन्हें पवन ऊर्जा एवं विंड फार्म कहते हैं। पवन चक्कियों के उनके देशों में लंबे समय तक प्रयोग में लाई जा रही है, लेकिन भारत हाल ही में क्या हुआ, भारत हाल ही में चलन में आई। इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों 1 मिनट लाइक जा रही है। इस प्रकार देख सकते हैं भारत में भी पवन ऊर्जा का पहले बहुत सारे देश कर रहे थे, अब धीरे धीरे भारत में भी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाने लगा। चलिए
इसमें लेकिन दिया नहीं गया है कितना % यूज होता है। चलिए कोई बात नहीं, इसका जो है सारांश में हम बता देंगे। चलिए बायोगैस का उत्पादन जो है गोबर के उपयोग में किया जाता है। जैसे कि गाय सब देती है गोबर, तो गोबर का उपयोग किया जाता है। और संभवतः सुना होगा कि जो खाना पकाने के लिए ऊर्जा का स्रोत है, एक सरल प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। और कहता है गोबर का उपयोग गैस उत्पादक के रूप में किया जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, स्वच्छ प्रभावी ईंधन के रूप में खरपतवार एवं जलकुंभी एवं सर्विस हाइड्रोलिक एवं कपसात एवं सवार गोबर पूरक के रूप में उपयोगी किए गए। एवं बायोगैस का उपयोग वाष्पन उत्पादन के लिए भी किया जाता है। वाष्प उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिसका उपयोग फिर इंजनों या कारखानों या मशीनों को चलाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, टरबाइनों के चलाने के लिए किया जा सकता है। ये पाया गया और बड़े बायोगैस संयंत्र में परिवारों अथवा छोटे छोटे गांव में ऊर्जा की मांगों को पूरी कर सकता है। बायोगैस का उत्पादन के बाद बचा हुआ गोबर के स्लरी एवं उपयोग खेतों में खाद के रूप में किया जा सकता है। यह कार्बनिक अपशिष्ट के रूप में ऊर्जा प्राप्त की सस्ता तरीका है। यह चीन और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये बायोगैस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे कि गाय के थ्रू जितने भी गोबर निकलते हैं उसको क्या करते हैं, उसको जमा करते हैं और उसको एक गड्ढे में जमा करके उसको पूरी तरह से पैकिंग करके, उसके बाद ऊपर से एक जो उसमें जो हीट उत्पन्न होता है उसको गैस के रूप में उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्या आता है, भोजन इसका जो है आप क्या कर सकते हैं, इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे भोजन भी पका सकते हैं, जैसे मीथेन जलता हुआ भोजन पकाने में गर्म करने के लिए, और मीथेन जलता हुआ यानी कि कोई भी चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका उसके वही गोबर आप घास में भी दे सकते हैं। यानी कि जब वो पूरा ख़त्म हो जाता है तो उसको क्या करना है, उसको निकाल के खाद के रूप में, कृषि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत के अत्यधिक क्षमता के रूप में गौर पारंपरिक स्रोत के रूप में विधि एवं भौगोलिक ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर आयु एवं ज्वारा ऊर्जा को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। सौर ऊर्जा का भविष्य की दक्ष क्षमता जो है रूपों में देखी जा सकती है। इसकी वजह एवं अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि की स्थापना एवं 2015 में इस संधि की स्थापना के बाद भारत सरकार द्वारा पहल की गई और इसकी विकासशील स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा में सहायता करेगी। ये परंपरागत एवं ऊर्जा के जैसे कोयला, पेट्रोलियम एवं रेडियो सक्रियता खनिज की समस्या उभर रहे हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ऊपरी बताए गए हमारे प्रमुख ऊर्जा स्रोत कोयला, जीवाश्म ईंधन एवं प्राकृतिक गैस, जल विद्युत शक्ति एवं परमाणु ऊर्जा, ये ऊर्जा स्रोत की परंपरा ऊर्जा स्रोत कहते हैं। आइए हम इन ऊर्जा के स्रोतों के नीचे अनुभव के रूप में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, पारंपरिक स्रोत में जल, तेल, गैस जैसे इस तरह से इतना जो है आपका आता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। और उत्पादक कृषि एवं उद्योग के लिए जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्तमान में मांग से कहीं कम है। भारत जल विद्युत वर्तमान में उत्पादक क्षमता में वितरण हानियों की विश्वसनीय एवं अक्सर बिजली गुल हो जाने की समस्या झेल रही है। भारत में उद्योग का कहना है कि विद्युत आपूर्ति के लिए प्रगति की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। एक सरकारी आकलन के अनुसार यदि हमारी अर्थव्यवस्था का अनुमानित जो है 7 से 8% प्रतिवर्ष दर पर से बढ़ाना है तो ऊर्जा की मांग से अगले 15 वर्ष से 8 से 10% वार्षिक वृद्धि करना चाहिए। कि कमी निहित एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक निर्भर होना चाहिए। जो है आपका अनुमानित 7 से 8% प्रतिवर्ष दर जो है ऊर्जा बढ़ाना होगा और 15 वर्ष तक 8 से 10% करना होगा। इसीलिए इसको जो है तब जाके ये ऊर्जा का जो है बिजली वाली समस्या जा सकती है। तेल यानी जीवाश्म ईंधन, चलिए दोस्तों देखते हैं। कहता है तेल यानी जीवाश्म ईंधन, तेल भारतीय ऊर्जा में लगभग 30% भाग है। यानी कि तेल भारत का ऊर्जा का 30% भाग है। और देश में 1999 यानी कि 99 में प्रति औसतन यानी कि जो तेल है आपका 19.3 लाख बैरल तेल का उपभोग किया जाता था।
इनके अलावा वर्ष 13.1 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाने की उम्मीद की जाती है, यानी कि इसका इस 19.3 पॉइंट से बढ़कर जो है आपका आने वाले वर्षों में 13.1 दिन यानी प्रति वर्ष लाख बैरल की हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। भारत अपना अधिकांश तेल बम्बई हाईवे फील्ड, ऊपरी आसाम एवं काम्बो एवं कृष्णा गोदावरी बेसिन एवं कावेरी बेसिन से प्राप्त करता है। आकलन के अनुसार भारत में तेल भंडार का 4.7 अरब जो है अरब बैरल के हैं, और बम्बई हाईवे फील्ड जो कि भारत के सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जो कि 1998 में 25 लाख बैरल प्रतिदिन 1999 में 21 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन हुआ था। पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग जो है 1991 से 1992 में 5.7 टन से बढ़कर 2000 में 10.7 हो चुका था। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि करोड़ों टन तक हो गया। इंडिया हाइड्रोकार्बन की वजन एवं 2025 की रिपोर्ट के आकलन है कि 2025 में जो है भावी एवं रिफाइनरी मांग जो है 36.8 करोड़ टन की हो जाएगी। अतः भारत पेट्रोलियम उत्पादन के लिए एक प्रमुख वैश्विक बाजार बन गया। प्राकृतिक गैस यानी भारत ऊर्जा की मांग का लगभग 7% विशेष रूप से बिजली उत्पादन एवं उर्वरक एवं पेट्रोल रसायन उत्पादन प्राकृतिक गैस एवं नेचुरल गैस से भी पूरा होता है। प्राकृतिक गैस की विदेशी तेल एवं निर्भरता कम हो सकती है। प्राकृतिक गैस उपयोग में मुख्यतः पर्यावरण का लाभ सल्फर डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्तरों में कमी एवं वर्तमान में भारत की प्राकृतिक गैस का उपयोग पूरी तरह से घरेलू उत्पादन में पूरी हो रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों। कहता है कोयला भारत का कुल ऊर्जा का मांग लगभग कुल ऊर्जा का मांग का लगभग अधिक से कोयला पर निर्भर करता है। भारत देश की 3/4 बिजली से 63% जो है व्यावसायिक ऊर्जा कोयला से प्राप्त होता है। भारत में विश्व का कोयला भंडार जो विश्व में कुल भंडार का 8% भाग है, और चीन जो है अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा प्रमुख कोयला उत्पादक है। कहता है देखिए 63% व्यवसाय के रूप में कोयला का उत्पादन होता है, यानी कि भारत का जो 63% जो है कोयला से ऊर्जा उत्पन्न होता है। भारत में विश्व देखिए विशाल कोयला भंडार है, जो कि विश्व में कुल भंडार का 8% है, यानी कि 8% आपका 100% में 8% है और भाग है। कहता है यह चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा प्रमुख कोयला उत्पादक है, यानी कि विश्व में अगर अमेरिका और चीन के बाद जो है आपका भारत जो है तीसरे स्थान पर आएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं भारत जो है तीसरे स्थान पर आता है। इस तरह से कहता है दोस्तों तीसरे स्थान पर प्रमुख उत्पादक है। इसकी अधिकांश कोयला मांग घरेलू उत्पादन एवं से होती है। एकमात्र अपवाद खाना पकाने एवं उपयोग किया जाता है जाने वाला कोयला, इसकी आपूर्ति कम। भारत में विशाल कोयला भंडार के बावजूद सिर्फ लगभग 3% कोकिंग कोयला है, यानी कि जो है आपका कुकिंग कोयला, जैसे अच्छा कोयला जो होता है कुकिंग कोयला होता है वो 3% ही होता है। और अतः भारत में स्टील उद्योग वर्गीकृत मार्गों में लगभग 25% पूरा करने के लिए कुकिंग कोयला के आयात करना पड़ता है, यानी खरीदना भी पड़ता है दोस्तों। इस तरह से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों हाइड्रो पावर पनबिजली यानी पानी का बिजली से कैसे उत्पादन करता है। हाइड्रो पावर पनबिजली सबसे सस्ती एवं स्वच्छ होती है। अतः ये ऊर्जा जो है ऊर्जा का श्रेष्ठ स्रोत है, यानी श्रेष्ठ स्रोत है। और यद्यपि विशाल एवं बिजली का उत्पादन हाल ही में काफ़ी विवादित रहा है। सुदूर एवं ग्रामीण इलाकों में जो है
ये जो है यहाँ जहाँ तक आपूर्ति ग्रिड के रूप में किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में क्या जैसे किस तरह से बनाया जाता है। देखिए डैम पहले क्या करता है, नदियों पर बांध बनाया जाता है। बांध बनाने के बाद क्या किया जाता है, उसमें बहुत सारे फाटक बनाए जाते हैं और उसके बाद पानी को एक जगह ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। उसके बाद जब जाके समय समय पर उसे खोला जाता है। इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ कनेक्टिंग रहता है, आर्मेचर रहता है, इसके बाद घूमता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं परमाणु ऊर्जा। चलिए परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है, कई युक्ति परमाणु रिएक्टर को कहते हैं। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर तापमान उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग वाष्पन उत्पादन के लिए किया जाता है, जाता है जिसमें बिजली उत्पादन एवं टरबाइन को घुमाया जाता है। यह आकलन है कि 1 kg प्राकृतिक यूरेनियम में 1 kg अगर प्राकृतिक यूरेनियम लिया जाए तो 235 यूरेनियम के रूप में लिखते हैं, यानी कि 1 kg यूरेनियम को 235 यूरेनियम के रूप में लिखा जाता है। यानी कि आपको मानना होगा, यानी कि 1 kg अगर प्राकृतिक यूरेनियम है तो उसे 235 यूरेनियम रूप में लिखा जाता है। और कहता है यूरेनियम के रूप में लिखा जाता है लगभग जो है 35,000 kg, यानी 35,000 kg कोयले द्वारा उत्पादित ऊर्जा के बराबर उत्पादन होता है। परमाणु ईंधन जैसे यूरेनियम यह ऊर्जा उत्पादन होता है अपेक्षाकृत स्वच्छ एवं प्रभावी रूप से कोयला एवं पेट्रोलियम का विकल्प रूप में बना सकता है। यद्यपि परमाणु रिएक्टर के रूप में मानव आबादी से दूर स्थित स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए और ये पूरे कड़े सुरक्षा नियंत्रण एवं प्रचलित करना चाहिए, जिसका रेडियोधर्मी एवं पदार्थ और दुर्घटनावश रिसाव को रोका जा सके। कहता है रेडियोधर्मी अपशिष्ट एवं नियंत्रित सावधानी पूर्वक रखनी चाहिए। देखिए ये जो है आपका यूरेनियम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1 kg अगर यूरेनियम है ना, आपका 35,000 kg कोयला के बराबर ऊर्जा को उत्पादन कर सकता है। इसलिए जो है परमाणु ऊर्जा में क्या उत्पन्न किया जाता है, तो यूरेनियम। चलिए देखते हैं इस प्रकार से यूरेनियम का देख सकते हैं कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इस प्रकार से यूरेनियम का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि परमाणु सब ऊर्जा जो बनाया जाता है, इस तरह से परमाणु ऊर्जा का किया जाता है यूरेनियम उत्पादन। चलिए देखते हैं